परिवारवाद, समाजवाद बोलते हैं जो सबको लेकर चले। समाजवादी पार्टी सबको लेकर चलती नहीं, वो सिर्फ परिवार वालों को लेकर चलती। 2012 से 2017 की सरकार रही, तो ये सब रोडों पे महिलाओं का चलना मुश्किल था। आज कम से कम आप घर में बैठ कर मोबाइल से कॉल करते हैं और वहाँ से कंप्यूटर बोलता है और आपका सिलेंडर 2 से 4 घंटे में आप घर पहुँच जाता है। और मुसलमानों के लिए मोदी जी से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। नमस्कार, इस समय हम आजमगढ़ में हैं और आजमगढ़ में चुनावी प्रचार पूरी तरीके से जोर शोर में बढ़ने लगा है, क्योंकि यहाँ से उपचुनाव जीते दिनेश लाल यादव निरहुआ बीजेपी ने फिर से अपने उम्मीदवारी के तौर पर उम्मीदवार चुना। और खास तौर से अगर देखें तो पिछली बार यही कांटे की टक्कर हुई थी, धर्मेंद्र यादव सपा से थे, तो इस बार भी वही दोनों प्रत्याशी हैं। एक तरफ उपचुनाव में जीते दिनेश लाल यादव निरहुआ, तो वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र यादव। बड़ी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। अब देखिए ना, एएस वेला के पास में हम खड़े थे तो हमने सोचा कि आखिर में सौंदर्यता के साथ साथ ये समझें कि आखिर में लोगों के जहन और दिमाग में क्या चल रहा है। क्या कंटिन्यू करेंगे बीजेपी को या फिर समाजवादी पार्टी का जैसा गढ़ माना जाता था उसको फिर से वापसी करवाएंगे? क्या कहेंगे भाई साहब, क्या माहौल बन रहा है इस बार? देखिए, मैं वैसे तो लखनऊ से हूँ, लेकिन मैं यहाँ निरहुआ जी के प्रचार के लिए आया हूँ। अच्छा, लखनऊ से आजमगढ़ प्रचार के लिए आया हूँ, क्योंकि देखिए मोदी जी को हाथ को मजबूत करना है। उसके लिए भारतवर्ष में कहीं भी जाना पड़े, मैं इसके तैयार रहता हूँ सदैव। और मैं प्रत्येक ज़िले में जहाँ मेरे जा सकता हूँ मैं वहाँ जाता हूँ और मोदी जी का प्रचार करता हूँ। प्रचार करने की वजह क्या है? स्वर्णिम विकास, चौतरफा विकास 2014 के बाद से जो विकास हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, इसके पहले कभी नहीं हुआ है। जो योजनाएं बनी, योजनाएं पहले ही बनती थी, लेकिन योजनाओं का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पाता था। अच्छा, अब जो योजनाएं बनती हैं वो सभी धर्मों के लोगों को पहुंचती है, सभी जात पात के लोगों को पहुंचती है। अगर वो हिंदू को मिल रही तो मुसलमान को मिल रही, सिख को मिल रही, क्रिश्चियन में, सबको मिल रही है, और बिना भेदभाव के। और दूसरी चीज़, जो योजनाएँ जारी होती हैं, चालू होती हैं, उसमें अगर किसान को अगर निधि मिल रही है, किसान निधि मिल रही है, अगर उसमें फॉर एग्जांपल 2000 आ रहा है तो 2000 किसान के हाथ में पूरा मिलेगा। 1999 में नहीं आएगा, आएगा तो 2000 पूरा आएगा। राशन में अगर 5 किलो राशन मिल रहा है तो 4 किलो 990 ग्राम नहीं मिलेगा, मिलेगा तो पूरा 5 किलो मिलेगा। भैया आप तो कह रही हैं ना कि हम तो 10 किलो दे रहे हैं, 5 किलो सब कुछ होने वाला नहीं है। वक्त और दस्तूर बदल गया। सन 47 से लेकर के 55-60 साल कांग्रेस सरकार रही, उसने कितना राशन दे दिया? राशन देते थे वो भी, आवास वो भी बोलते देते थे हम, ठीक है। उनका नारा ही था रोटी कपड़ा मकान। कितनों को रोटी मिली, कितनों को कपड़ा मिला, कितनों को मकान मिली। राशन की दुकानों पे जो कोटेदार होता था वो चोर बाजारी करता था। किसी को मिलना 5 किलो मिलता था, 2 किलो 3 किलो, कभी कभी तो पूरा पूरा महीना मिलता ही नहीं था लोगों को। अब कोई एक व्यक्ति ऐसा बता दे जिसको राशन ना मिलता हो, मिलता सभी को है। दूसरी बात, आवास योजनाएं जैसे पहले भी चलाते थे, लेकिन होता कि आवास मिलता किसको था? आवास मिलता था सांसद जी के खास आदमी को, विधायक जी के खास आदमी को। आम जनता उससे महरूम थी, बहुत दूर थी। अब क्या है, आप पात्र हैं तो आपको आवास मिल के रहेगा। वो गरीब जनता जिसके पास ज़मीन थी लेकिन पैसा नहीं था कि वो छत डाल सके, पन्नी डाल के रहता था, चादर डाल के रहता था। आज प्रधानमंत्री जी ने जो आवास योजना जो बनाई, कम से कम अपनी छत डाल दिया उसने। 14 के बाद से हुआ सब कुछ, इसके पहले कुछ नहीं था। आजमगढ़ की बात कर लीजिए ना, आजमगढ़ किसको लेके जाता था? आजमगढ़ किसको देता था? समाजवादियों का गढ़ माना जाता था आजमगढ़। बदलाव हुआ। अभी देखिए निरहुआ जी जीते, अब देखिए समाजवादी पार्टी इसको अपना एक बगौती मांगती है कि मुसलमान हमारे जो हैं खरीदे हुए बंधुआ मजदूर हैं, जबकि अब समय बदल चुका है। और ये अखिलेश की जो परिवारवाद की पॉलिटिक्स है ना, समाजवाद भाई साहब, परिवारवाद, समाजवाद बोलते हैं जो सबको लेकर चले। समाजवादी पार्टी सबको लेकर चलती नहीं, वो सिर्फ परिवार वालों को लेकर चलती है। अब तो परिवार में भी फूट हो रही है। अब वो सिर्फ अपने को, अपनी पत्नी को और अब उनकी बेटी भी बड़ी हो गई है तो अब वो बेटी को लाने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ तो धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया उन्होंने। धर्मेंद्र यादव हारे हुए चुनाव, उनको फिर टिकट दिया। क्यों? ताकि वो दोबारा हार जाए। वो जानते हैं निरहुआ जी जीत रहे हैं, उनको दोबारा से हराने के, ताकि उनकी राजनीति खत्म हो जाए। भैया मुलायम सिंह यादव का ये गढ़ कहा जाता, तो यहाँ से चुनाव लड़ रहे। धर्मेंद्र यादव का प्रमोशन हुआ कि डिमोशन हुआ? आप क्या मुलायम सिंह के समकक्ष मानते हैं धर्मेंद्र यादव को? कहाँ मुलायम सिंह थे, कहाँ धर्मेंद्र यादव हैं? अखिलेश जो हैं, अगर वो कन्नौज को वो सोचते हैं हमारी सेफ सीट है, लेकिन जबकि कन्नौज वो हार रहे हैं, मैनपुरी को सेम, तो मैनपुरी से दे देते ना वो धर्मेंद्र यादव को वो जो है अपनी जगह से देते टिकट, मैनपुरी दे देते। मैनपुरी से क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसको अपने पत्नी के लिए, अपने लिए सुरक्षित मानते हैं। और अपने धर्मेंद्र यादव को भेज दिया आजमगढ़। एक बार हारे बेटा, एक बार और हार लो। समझ रहे बात मेरी?
ये है उनकी विचारधारा। समाजवाद नहीं बल्कि परिवारवाद पार्टी है वो। जो कोर कसर रह गया था उसको इस बार पूरा कर लेंगे भैया, अब अपनी इस बार नहीं छोड़ने क्या- वाले हैं। भाई जब उनकी 2012 से 2017 तक सरकार रही तो ये सब रोडों पे महिलाओं का चलना मुश्किल था, महिलाओं का बालिकाओं का चलना मुश्किल था। आज नहीं, महिलाएं कम से कम रात को 12 बजे भी चलेंगी, उनको कुछ छेड़ने वाला नहीं। अगर कुछ छेड़ेगा तो जानता है ये चौराहे से अगला चौराहा क्रॉस नहीं करने पाएंगे, ठिकाने लगा दिए जाएंगे हम। ठिकाने लगा दिए जाएंगे। तो महिलाएं सुरक्षित हैं। भाई साहब बड़ा समर्थन कर रहे हैं, भाई साहब लगता है ऐसा जी जी, ये सरकार ठीक चल रही है? बहुत सही चल रही है सरकार। तो आजमगढ़ के मन में क्या चल रहा है? निरहुआ जीतेंगे पक्का? पक्का। निरहुआ का शर्मेंद्र यादव कहाँ जाएंगे? 15 साल में बहुत अच्छा काम कर दिए ना। 15 महीने में बहुत अच्छा काम किए, रोड बनवा दिए हर जगह जाके। हाँ, बहुत सुंदर। धर्मेंद्र 19 वाला हाल होगा भाई साहब, की 19 वाला 19 नहीं, हाँ। बहुत बढ़िया वोट से जीतेंगे निरहुआ अब की बार, बहुत अंतर से जीते। बहुत अंदर से जीतेंगे अब की बार। भाई साहब अब क्या कहेंगे आप? ये तो ये भी कह रहे हैं कि जीत रहे हैं। जी, निरहुआ जी जीत रहे हैं, बम्पर वोटों से जीत रहे हैं। हाँ। उसकी वजह यह है कि उन्होंने मेहनत की है, लगातार लोगों के बीच में रहे हैं। धर्मेंद्र यादव पिछली बार जीत के लड़के गए, एक बार भी यहाँ दर्शन नहीं दिए। यही इनके परिवार की परंपरा रही है, एक बार आते हैं लोग इलेक्शन में और फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। अरे भाई परिवार है, आजमगढ़ को परिवार मानते हैं। मानने और करने में अंतर होता है भाई। देखिए, परिवार जो होता है हमेशा सुख दुख में साथ में रहता है। निरहुआ जी हमेशा सबके साथ में सुख दुख में रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी का जो विज़न है, जो 50 साल आगे तक दिखता है, देश को आगे तरक्की की ओर ले जाता है, उनका विज़न और उनका जो वर्क है, महिलाओं के बीच उन्होंने जो काम किया है और जो लोग काम कर रहे हैं उस पे जनता जातिवाद और धर्मवाद ये सब कहने की बात है, ये सिर्फ मीडिया फैलाता है। मीडिया फैलाता है। 140 करोड़ भारतीय एक हैं, एक डीएनए है और एक रहेंगे। एक रहेंगे। हाँ। बहुत सही, बहुत सही। हम सब एक हैं और एक साथ हम आरोप मीडिया में बहुत जल्दी लगता है, देखिए एक बात मैं और कहूँगा, खास तौर पे आजमगढ़ की जनता को, क्योंकि ये एक बहुत खूबसूरत शहर है और बहुत खूबसूरत लोग यहाँ के हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मतदान करते वक्त 2014 के पहले के भारत की तरफ निगाह डालें कि जब गैस सिलेंडर लेने के लिए रात को 2 बजे से 2:30 बजे से लंबी लाइन लगती थी। आज कम से कम आप घर में बैठ कर मोबाइल से कॉल करते हैं और वहाँ से कंप्यूटर बोलता है और आपका सिलेंडर 2 से 4 घंटे के अंदर आपके घर पहुँच जाता है। आए दिन ग्रिड फेल हो जाया करता था, पावर कट, ट्रेनें जहाँ खड़ी पूरा प्रदेश अंधकार में था। आज आप गांव के छोड़िए, बड़े शहरों छोड़िए, छोटे छोटे गांव कस्बों में विद्युत आपूर्ति हो रही है, बढ़िया विद्युत आपूर्ति हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, स्वर्णिम विकास हो रहा है। सब कुछ ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव जी कहते हैं कि पीडीए की सरकार बनानी है भाई देश में। ये पिछला दलित अल्पसंख्यक जो है ना, ये मेरे साथ हटने वाला नहीं, हक पूरा देंगे उनको। देखिए, पिछड़ा समाज, पीडीए में पी से पिछड़ा, डी से दलित, ए से अल्पसंख्यक। पिछड़ा समाज पूरी तरह से मोदी जी के साथ है। दलित समाज बहन जी से छिड़क के भारतीय जनता पार्टी में आ चुका है। अल्पसंख्यक समाज तो सपा से दूर हो गया। किसी बैनर पोस्टर दिखाइए, वो सिर्फ अपने यादव समाज की, अपने परिवारवादियों की फोटो लगाते हैं। मुस्लिम समाज की एक भी फोटो जल्दी देखने को नहीं मिलेगी। और अल्पसंख्यक समाज में सुधार हो रहा है। क्यों सुधार हो रहा है? कि देखिए, भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? आज़ाद साहब थे, अब्दुल कलाम। ठीक है, कांग्रेस का पहला शिक्षा मंत्री था मुसलमान। उसके बाद भी हिंदुस्तान के मुसलमान के शैक्षिक स्तर आज कहाँ पे है? आप खुद देख सकते हैं कि शिक्षा में मुसलमान बहुत पीछे। ये तो मैं शुक्र अदा करता हूँ परवरदिगार का कि 14 के बाद से शिक्षा में सुधार आ गया। वरना 14 से पहले तो सिर्फ पंचर बनता था, चाय की ठेली लगती थी, ठेला लगता था। आज बच्चे IAS IPS PCS बन रहे हैं, नीट करके क्वालिफाई करके डॉक्टर बन रहे हैं। तो ये मोदी जी की देन है। आप वो बात भूल जाएंगे जब आजम खान साहब को कितना बड़ा पद दिया गया था। आजम खान जो थे, वो जो नेता थे, वो थे परिवारवादी पार्टी के नेता। अच्छा, आजम खान किस पार्टी थे? क्या ये समाजवादी पार्टी थे? मुसलमानों नेता बनते थे अपने आप को। आज आजम खान जेल में हैं और उसके जो मुखिया हैं अखिलेश, वो तो प्रचार कर रहे हैं। एक बार भी धरना प्रदर्शन किया कि आजम खान को छुड़वा दो, मुस्लिम नेता है हमारा। और आजम खान जो करनी भुगत रहे हैं ना, वो अपने कर्मों के भुगत रहे हैं। आजम खान ने मुस्लिम समाज के लिए कुछ नहीं किया, एक भी 1% काम नहीं किया। और यही वजह है कि आज मुसलमान उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आजम खान कहीं जेल में है कि कहाँ है, कोई मुसलमान पूछने वाला नहीं है उनको। फर्क नहीं पड़ता। भाई साहब इनकी बात से आप
बिल्कुल बिल्कुल। अभी से क्या 1947 से लेकर अब तक ऐसे ही हो रहा है। जितने भी कांग्रेस हो या कोई पार्टी अगर मुस्लिम समाज को बनाती है अपने पार्टी में, तो कहती है बस सिर्फ हमको अपने को देखो, अपने समाज को मत देखना। कांग्रेस के दौर में कितने बड़े बड़े नेता हुए मुस्लिम के, कभी देखा मुस्लिमों के लिए आज तक कुछ किए हुए? आज क्या हालत है मुसलमानों का? सच्चर कमेटी क्यों लाके हुई? अगर आज कांग्रेस में जो मुसलमान थे अगर वो किए होते तो क्या हाल था? तो पहले ही टाई अप हो जाता है, मैं तुम्हें नेता बना रहा हूँ, तुमको ऐसे करना है। कभी मुझसे कोई नेता बनने ही नहीं दिया मुसलमानों को। आजम खान नेता है? नहीं है। नसीमुद्दीन नेता था बसपा का? नहीं है। एक भी नेता मुसलमान बना दीजिए हमको, जो 1947 से ले अब तक एक भी नाम बताइए, मैं बताऊँ। एक भी नेता बना दीजिए। मोदी जी सबसे बड़ा काम किए। आते ही आते जो नफरत, आज लोग कहते हैं नफरत वाली अब देखिए नफरत की वजह, आज देखिए नफरत और ऊपर में उनका सोच किया एक परिवार के तरह, जिस तरह एक को डांटा जाता है और दूसरे को प्यार दिया जाता है, तो वो अल्पसंख्यक समाज जो है बहुत समझदार है। उनका कहने का मतलब ये है कि मेरे बातों पे मत जाओ, ज़मीन में देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। कहीं भेदभाव किया है? कोई भी चीज़ में भेदभाव है, स्कूल में हो, एयरपोर्ट में हो, अगर हवाई जहाज़ में चढ़ रहे हो, पेट्रोल हो, अगर रेल गाड़ी हो या बैंकिंग हो, आपके साथ क्या भेदभाव हो? अगर गैस सिलेंडर मिल रहा हो, शौचालय मिल रहा हो, कोई भी चीज़, घर द्वार सब आपको दे रहे हैं। कहीं भेदभाव किया? और सबसे ज़्यादा आप ले रहे हो। इसलिए उन्होंने वहाँ पे दुधलाया है, मुसलमानों को समझाया कि मेरे बातों से एकजुट रहो, मेरे बातों पे मत जाओ, कर्म जो करो मैंने तुम्हारे लिए बहुत किया है और कर रहे हैं। तो मुसलमान समझदार है, समझ गया कि मोदी जी ऐसा कोई नहीं कर सकता, और मुसलमानों के लिए मोदी जी से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। ऐसी बात कर दिया। मुसलमानों के लिए कांग्रेस देखे एकदम साथ खड़ी रहती है, समाजवादी साथ खड़ा रहता है। ये केवल वोट लेने के लिए, वोट देने के बाद वो लोग भूल जाते हैं कि मुसलमान कहाँ पे है, उसका जीवन स्तर कहाँ है, वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। ये सब चीज़ें केवल मोदी जी सोचते हैं। मुस्लिम औरतें बेचारी मान लीजिए 5-6 बच्चों को लेके परेशान रहती हैं, उनको अनाज नहीं मिलता है। ये कौन सोचा है? मोदी जी सोचे हैं। हमने देखा है, अपने देखा है मुस्लिम औरतों को कि बच्चे साड़ी खींच खींच के कहते हैं माई खाए के दे, खाए के दे, और वो सब बेचारी रोती रहती हैं। अरे क्या बात करता है, यही तो राहुल गांधी समझ पा रहे हैं। कह रहे 5 किलो से कुछ नहीं होगा, अब 10 किलो देना पड़ेगा। वो सिर्फ प्रक्रिया में वो कुछ नहीं देंगे। अभी तक 65 साल में क्या दिए हैं वो, ये बताइए। देश में कुछ था ही नहीं। ऐसे देश चल रहा था। वो सिर्फ यहाँ पर देश किस लिए चल रहा था? यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग थे वो चला रहे थे। आज भी मैं मानता हूँ कि राहुल गांधी के पास ज्ञान नहीं है, उनको लोग पप्पू कहते हैं इसीलिए,